हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। इस वीडियो में कक्षा 12 शिक्षा शास्त्र एनसीईआरटी बेस्ड पर यूपी बोर्ड 2020-21 प्रश्न है शिक्षा शास्त्र का। प्राचीन भारतीय शिक्षा की प्रमुख विशेषताओं की विवेचना कीजिए, या प्राचीन भारत में शिक्षा में क्या विशेषताएं होती थी उसके बारे में बताइए, या प्रमुख विशेषताएं जो है उनका उल्लेख कीजिए, प्रमुख विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। तो देखिए, प्राचीन भारत में यानी कि पहले के समय में भारत में वेदों के माध्यम से शिक्षा दी जाती थी। देखिए, वेद 4 प्रकार के होते हैं। सबसे प्राचीन या पहला वेद है ऋग्वेद, उसके बाद सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। 4 प्रकार के वेद होते हैं और इन्हीं वेदों के माध्यम से प्राचीन भारत में शिक्षा दी जाती थी या पढ़ाई होती थी। गुरु प्रवचन और व्याख्या के द्वारा जो टॉपिक्स होते, तथ्य होते थे, उनको समझाने की कोशिश करते थे। यानी कि जो भी बातें होती थी उनको अपने प्रवचन के माध्यम से जो है या सरल शब्दों में छात्रों को समझाने का, शिष्यों को समझाने का प्रयास करते थे। शिक्षा का अधिकार ब्राह्मण और क्षत्रिय वर्ण को ही मिलता था। प्राचीन भारत में जाति व्यवस्था वर्ण के आधार पर बनी, जिसमें ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र 4 प्रकार के जातियों का निर्धारण हुआ और उसमें ब्राह्मण और क्षत्रियों को शिक्षा का पूरा अधिकार था। वैश्य पर शैक्षिक प्रतिबंध यानी रोक तो नहीं था, लेकिन शूद्र वर्ण के जो बालक होते थे उनको उपनयन संस्कार का अधिकार प्राप्त नहीं था। तो ये आपने संक्षिप्त रूप में जाना कि प्राचीन समय में भारत में जो वैदिक शिक्षा दी जाती थी या वेदों के माध्यम से, वेद के माध्यम से जो शिक्षा प्रदान की जाती थी वो किस तरह से होती थी। अब इसके बाद देखिए, प्रश्न तो ये पूछ रहा है कि जो वैदिक शिक्षा होती थी उसकी अच्छाइयों को, उसकी विशेषताओं को यहाँ जानना है। तो अब देखिए, इस तरह से पहला क्या है, श्रेष्ठता का चयन। यानी वैदिक शिक्षा में श्रेष्ठता का, योग्यता का चयन किया जाता था। मतलब आश्रम पद्धति होती थी, आश्रम में शिक्षा दी जाती थी। गुरुजन आश्रम में शिक्षा देते थे शिष्यों को, लेकिन उन्हीं बालकों को आश्रम में प्रवेश दिया जाता था, या आश्रम में वही बालक लोग पढ़ पाते थे जिनका चरित्र अच्छा होता था, जो योग्य होते थे। मतलब जो चरित्रहीन बालक होते थे, भ्रष्ट छात्र, उदंड छात्र होते थे, उनको आश्रम में प्रवेश नहीं दिया जाता था। तो इस तरह से योग्य छात्रों को ही शिक्षा का अवसर मिल पाता था। दूसरा क्या है, विशेषता में विद्या आरंभ संस्कार। विद्या आरंभ संस्कार यानी कि 5 साल की उम्र में शुरू होता था और ज्यादातर सब जातियों के बालकों को अधिकार था शिक्षा का। ज्यादातर विद्वानों के अनुसार देखिए, जो ये संस्कार है विद्या आरंभ संस्कार, ये उस समय होता था जब बालक प्राथमिक शिक्षा की शुरुआत करता था, और इस संस्कार के समय बालक को अक्षर का ज्ञान कराया जाता था। तो जो विद्या आरंभ का यानी अक्षर ज्ञान का जो संस्कार होता था उसका अधिकार सबको था। और इसके बाद है तीसरा, उपनयन संस्कार। तो उपनयन का मतलब होता है कि पास ले जाना। तो यहाँ किसके पास ले जाना, गुरु के पास ले जाना। शिष्य को गुरु के पास ले जाया जाता था शिक्षा प्राप्त कराने के लिए, ज्ञान प्राप्ति के लिए। और इसके बाद उपनयन संस्कार के बाद बालक का एक मतलब नया जीवन शुरू होता था, और छात्र गुरु के पास, शिष्य गुरु के पास जा करके कहता था कि मैं ज्ञान को अर्जन करने के लिए, प्राप्त करने के लिए और ब्रह्मचारी जीवन व्यतीत करने के लिए आपके पास आया हूँ। आश्रम व्यवस्था में को भी 4 हिस्सों में बांटा गया था। सबसे पहला होता था ब्रह्मचर्य आश्रम, उसके बाद गृहस्थ आश्रम, उसके बाद जो है वानप्रस्थ आश्रम, और उसके बाद चौथा जो आश्रम है वो है संन्यास आश्रम। तो यहाँ जब शिक्षा आरंभ की प्रक्रिया होती थी तो वो ब्रह्मचर्य आश्रम होता था। तो इस तरह से जब छात्र को, शिष्य को गुरु के पास ले जा करके ज्ञान अर्जन के लिए भेजा जाता था तो उसको उपनयन संस्कार कहा जाता था। इसके बाद आता है, और उपनयन संस्कार का प्रारंभ जो है वो गायत्री मंत्र से होता था। और इसके बाद आपका है क्या, गुरुकुल प्रणाली।
तो प्राचीन भारत की जो शिक्षा प्रणाली होती थी, इसमें क्या है, ये देखिए प्राचीन प्रणाली है और इसमें जो शिक्षा आश्रम में प्रदान की जाती थी उसको गुरुकुल शिक्षा प्रणाली के नाम से भी जाना जाता है। और बालक क्या है, 7 या 8 साल का जब हो जाता था तो उसके माता पिता जो हैं वो माता पिता गुरु के आश्रम में बच्चे को शिक्षा प्राप्त करने के लिए छोड़ आते थे। गुरु छात्रों को न केवल शिक्षा प्रदान करता था बल्कि उनको मतलब एक संरक्षक, एक गार्जियन के रूप में भी उनका भरण पोषण जो है करता था और उनके जो है वेशभूषा, पहनावे आदि की भी व्यवस्था करता था गुरु। तो जो है गुरुकुल प्रणाली थी वैदिक शिक्षा में या प्राचीन शिक्षा में। उसके बाद है यहाँ पर नियमित दिनचर्या। तो जो रूटीन होता था स्टूडेंट्स का, यानी कि मतलब जो है शिष्यों का, छात्रों का, वो मतलब एक नियम में होता था। जैसे कि प्राचीन काल में भारतीय शिक्षा व्यवस्था के अंतर्गत प्रत्येक छात्र को या छात्र के लिए ये ज़रूरी था कि वह रोज़ जो है अपनी दिनचर्या का उचित ढंग से, सही ढंग से पालन करें और सभी छात्र सूर्योदय से पहले उठें, स्नान करें, उसके बाद यज्ञ, पूजा, वेद का पाठ करना, भिक्षा मांगना और गुरु की सेवा करना, ये मतलब दिनचर्या के एक प्रकार से अंग थे और इसी के अनुसार प्रत्येक शिष्य को चलना पड़ता था। इसके बाद देखिए है नियमित दिनचर्या के बाद है व्याख्यान विधि। तो व्याख्यान विधि के अंतर्गत मतलब मेन तो आप जान ही रहे हो कि वेदों के माध्यम से जो है शिक्षा दी जाती थी। वैदिक काल में जो विषय होते थे वो सीमित होते थे, लेकिन ब्राह्मण काल में शिक्षा के मतलब पाठ्यक्रम में, सिलेबस में अनेक विषयों को शामिल किया गया और चारों वेदों के अलावा उपनिषद, इतिहास, पुराण, व्याकरण, विधि शास्त्र, देवशास्त्र, भूत विद्या, एकायन, ब्रह्म विद्या आदि विषयों को भी पढ़ाया जाने लगा। तो इस तरह से जो विषय थे वो क्या है, व्यापक हो गए, उनका विस्तार हुआ या कह लीजिए ज़्यादा हो गए। इसके बाद क्या है, दंड का प्रावधान। तो शिक्षा प्रणाली में देखिए मनोविज्ञान के सिद्धांत के अनुकूल शिक्षा प्रदान करने की या देने की प्रवृत्ति इसमें मिलती है प्राचीन शिक्षा में। और छात्र को शारीरिक दंड प्रदान करना अनुचित अपराध माना जाता था और याज्ञवल्क्य के अनुसार और मनु के अनुसार साधारण दंड के ये पक्ष में थे, परंतु गौतम नहीं थे। और जो है आचार्य छात्रों को बौद्धिक क्षमता, रुचि और प्रवृत्ति को ध्यान में रखकर शिक्षा प्रदान करते थे या शिक्षा देते थे। तो दंड का मतलब कठोर प्रावधान नहीं होता था, साधारण प्रावधान ही शामिल था। और इसके बाद देखिए चरित्र निर्माण का सिद्धांत या चरित्र निर्माण में सहयोगी। तो चरित्र निर्माण के लिए छात्रों के स्वभाव और संस्कारों को पूरा मतलब ध्यान में रखा जाता था और इस सिद्धांत के प्रतिपादन के लिए छात्रों के उचित पालन पोषण, शिक्षा और अनुकूलन परिस्थिति को ध्यान में रख करके व्यवस्था की जाती थी। मतलब इस प्रकार से शिक्षा दिया जाता था कि बालक के भीतर अच्छे गुण शामिल हो सके, उसमें उदंडता या दुर्व्यवहार की परिस्थिति ना आ सके। और अब है गुरु शिष्य का श्रेष्ठ संबंध। तो देखिए आपने पहले ही जाना कि 7 या 8 वर्ष की उम्र में माता पिता बच्चे को मतलब ऋषि के पास या आश्रम में गुरु के पास छोड़ आते थे। तो जो गुरु है वो एक गार्जियन के रूप में शिष्य को रखता था अपने पास। इसीलिए जो है प्राचीन शिक्षा में गुरु और शिष्य का जो संबंध, रिश्ता जो होता था वो पिता और पुत्र के समान होता था। गुरु शिष्य की शारीरिक और मानसिक शक्तियों को भली तरह से जान लेता था, समझ लेता था। गुरु अपने शिष्यों के साथ एक मतलब पुत्र के जैसा व्यवहार करता था और उनके रहन सहन, भोजन की भी मतलब पूरी जिम्मेदारी गुरु उठाते थे। तो बेहतर संबंध होता था गुरु और शिष्य का। और इसके बाद है निःशुल्क शिक्षा। तो प्राचीन भारत में या वैदिक युग में शिक्षा के लिए कोई मतलब पैसे नहीं लिए जाते थे, बल्कि जब अध्ययन काल पूरा हो जाता था छात्र का तो वो अपनी इच्छा से गुरु दक्षिणा गुरु को देता था, जो उसकी यथाशक्ति जो इच्छा होती थी। या कभी कभी गुरु जो है गुरु दक्षिणा की बात कहते भी थे, नहीं तो अपनी स्वेच्छा से ही छात्र क्या है, शिष्य जो है वो गुरु दक्षिणा अपने गुरु को प्रदान करते थे। और इसके बाद देखिए है धर्म और लौकिकता का समावेश।
धर्म की शिक्षा दी जाती थी। धर्म का मतलब होता है अच्छे कार्य को करना, अच्छे नियमों का पालन करना, अच्छे मार्ग पर चलना। तो प्राचीन काल में शिक्षा धर्म प्रधान थी। छात्र निष्ठा या लगन के साथ धार्मिक अनुष्ठानों का यज्ञ हवन आदि जो भी होते थे इनका पालन करते थे। और धार्मिक शिक्षा में लौकिक शिक्षा की भी व्यवस्था थी। लौकिक शिक्षा अर्थात समाज में किस प्रकार रहना है, सांसारिक जीवन को कैसे जीना है, कैसे व्यवहार करना है, इन सब बातों को भी यानी कि नैतिक मूल्यों को भी सिखाया जाता था, बताया जाता था। अच्छे आचरण का जो गुण है मतलब वो दिया जाता था छात्रों को। इसके बाद देखिए है छात्र को आदर्श जीवन का उपदेश। सारे ज्ञान प्राप्त कराने के पश्चात मतलब छात्र को अच्छे जीवन जीने का मार्ग भी प्रशस्त कराया जाता था। गुरु इस प्रकार से छात्र को उपदेश देता था कि ज्ञान अर्जन के बाद या शिक्षा मतलब प्राप्त करने के बाद जो है छात्र जो है अपना जीवन बेहतर तरीके से जी सके। उसके मतलब खान पान, अच्छा रहन सहन, अच्छे व्यवहार के गुण छात्र में शामिल किए जाते थे या इस प्रकार से उपदेश दिया जाता था कि छात्र अच्छी बातों को अपने जीवन में उतार सके। तो मतलब यहाँ आपने जाना कि प्राचीन भारत में शिक्षा की प्रमुख विशेषताएं क्या थी। और देखिए वैदिक काल में शिक्षा का जो शुरुआत है या जो है प्रारंभ जो है वो उपनयन संस्कार से होता था। प्रारंभिक शिक्षा तो एक तरह से या विद्या आरंभ जो है वो सबके लिए था, लेकिन मुख्य रूप से ब्राह्मण क्षत्रिय के लिए उपनयन संस्कार था। और मतलब वैसे जाति पर कोई ज्यादा प्रतिबंध तो नहीं था, लेकिन शूद्रों को जो है वो उपनयन संस्कार का अधिकार नहीं मिला हुआ था। वैदिक काल में उपनयन संस्कार होता था और उपनयन संस्कार जो है वो मतलब एक तरह से आपने उपनयन संस्कार के बारे में जाना। और वैदिक काल में गुरु और शिष्य के संबंध की अगर हम बात करें तो पिता और पुत्र के समान संबंध या रिश्ते होते थे। और मुख्य रूप से वैदिक काल में शिक्षा का जो मेन उद्देश्य है वो आध्यात्मिक उन्नति करना होता था। वैदिक काल में शिक्षा का प्रमुख केंद्र था काशी। और देखिए वैदिक काल में गुरुकुल में पढ़ने वाले जो छात्र होते थे या वैदिक काल में गुरुकुल में पढ़ने वालों को क्या कहा जाता था, तो अंतेवासी कहा जाता था। वैदिक काल में गुरुकुल में पढ़ने वालों को अंतेवासी कहा जाता था। तो इस वीडियो में आपने प्राचीन कालीन या प्राचीन काल में भारत में शिक्षा किस प्रकार से थी या आपने जाना, विशेषताओं के बारे में जाना। तो इस वीडियो में आपके लिए बस इतना ही। थैंक यू।